बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान खान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी अहम इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो और मैं इस प्लेटफॉर्म से दूं वो आप तक पहुंच जाए। आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है आटे और चीनी का स्कैंडल। इसमें मज़ीद 3 हफ्ते मांगे हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए। अब इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, FIA है, एंटी करप्शन है, SCCP है, इसमें जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ऑडिटर जनरल हैं, FBR है, IB है, ISI है। तो ये बहुत सारी एजेंसीज़ मिल के इसके ऊपर काम कर रही हैं, बहुत सारे महकमे मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। 3 हफ्ते मज़ीद मांगे हैं। 25 तारीख तक का पहले टाइम था, 3 हफ्ते मज़ीद मांगे हैं। क्या सज़ा हो पाएगी? जो ज़िम्मेदारान हैं वो पकड़े जाएंगे? इसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 तो सबसे बड़ा नाम इसमें जहांगीर तरीन का लिया जा रहा है। जहांगीर तरीन वो आदमी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाकर देने के लिए अपने जहाज़ समेत अपने सारे वसाइल इस्तेमाल किए थे और दिन रात एक करके इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई थी और बड़े तगड़े ताल्लुकात इनके इमरान खान साहब के साथ माजी में रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मेरे वैसे ताल्लुकात नहीं हैं। उनकी वजह क्या है वो अभी सामने आ जाती है। तरीन साहब को लगता है कि इसके पीछे आज़म खान है, कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं और वज़ीर आज़म साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान वो हैं और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जहांगीर खान तरीन साहब के ख़िलाफ़। और अब ये जो इंक्वायरी हो रही है इसमें तरीन साहब की बदनामी का बायस भी वही हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, पीपल्स पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और एक आम आदमी को पाकिस्तान में ये लगता है कि अगर जहांगीर तरीन को सज़ा हो जाती है तो इंसाफ हो जाएगा, अगर सज़ा नहीं होती तो नाइंसाफ़ी होगी। अब ये खुद एक नाइंसाफ़ी है जहांगीर तरीन की, क्योंकि अगर वो बेगुनाह भी है तो बेगुनाह होने की सूरत में लोग मानेंगे नहीं, परसेप्शन ऐसी बन गई है। और अगर वो बेगुनाह है और इसके बावजूद वो फंस जाता है तो लोग कहेंगे बिल्कुल ठीक फंसा है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त जहांगीर तरीन की। आ जाए आप इसकी इंक्वायरी की तरफ। इसकी इंक्वायरी में जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं मैंने अपने सोर्सेज से कलेक्ट की हैं। सबसे पहला मामला है इसमें सब्सिडी का, कि 3 अरब रुपए की सब्सिडी है वो किसने दी। तो ये बड़ा क्लियर हो गया उस कमीशन के अंदर कि ये सब्सिडी दी है असद उमर साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने, पंजाब का जो फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने, मिनिस्ट्री ने, और बाकी जितने भी लोग इससे रिलेटिव हैं उन सब ने। और ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये उनका डिसीजन था ये सब्सिडी देने का और इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। सबसे पहली इंक्वायरी ये की गई कि इन लोगों को ये सब्सिडी देने के लिए क्या कोई माली फ़ायदा पहुंचाया गया। तो इसका जवाब अब तक ये है कि ऐसे कोई सबूत अब तक इस तहकीक करने वाले इदारों के हाथ नहीं लगे फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान। दूसरी बात यह है कि ये 3 अरब रुपए की सब्सिडी तो दी है इस हुकूमत ने, इससे पहले 20 अरब रुपए के लगभग PMLN ने दी थी, पीपल्स पार्टी भी सब्सिडी देती रही है और ये सिलसिला बहुत पुराना है, पुराने दौर से चल रहा है। इस मरतबा क्योंकि इसकी इंक्वायरी करवाई गई, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा, तो ये मामला खुल के सामने आ गया। अब कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। इसमें 9 फर्में हैं जिनकी फॉरेंसिक ऑडिट उनका किया जाएगा। उन 9 में से 6 जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब की हैं। अब जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि ये उनके खिलाफ साजिश हो रही है। कमीशन की जो कैपेसिटी है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सब्सिडी का मामला जब भी आएगा तो कभी भी मिल वाले नहीं फंसेंगे। सब्सिडी के मामले में जब फंसेंगे हुक्मरान फंसेंगे, इंतजामिया फंसेगी, सरकार फंसेगी, क्योंकि सब्सिडी देने वाला कसूरवार है। लेने वाला तो सब कह रहे हैं कि मुझे आप सब्सिडी दे दें, तो देने वाले ने क्यों सरकारी पैसा देखभाल के नहीं दिया, यह बड़ा सवाल देने वाले से पूछा जाएगा कि आपने किस पॉलिसी के तहत दिया। लिहाजा सब्सिडी के ऊपर तो सवाल नहीं उठ सकता, वो कानूनी मामला था और वो कानूनी तरीके से दी गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ये फंसेंगे। अब आ गया दूसरा मामला कि चीनी महंगी कैसे की गई, चीनी की किल्लत को मसनूई तौर पे कैसे पैदा किया गया और मार्केट में चीनी महंगी कैसे की गई। तो जो तहकीक करने वाले लोग हैं, मेरी सोर्सेज से बात हुई तो मुझे ये पता चला है और तहकीककारों ने ये पता करवाया कि ये जो चीनी महंगी होने का सिलसिला है ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये हर साल होता है। चीनी को पहले शो किया जाता है कि ये कम हो गई है
उसके बाद इसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है और मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा की जाती है और ये सब कुछ जानबूझ के किया जाता है। ये करने वाले लोग कौन हैं? क्या ये मिल मालिकान हैं बराह रास्त, या जो इसका फ़ायदा उठाते हैं? ऐसा नहीं है। ये पूरा एक गठजोड़ है जो इनके सामने आया है और ये 3 हफ्ते इसी गठजोड़ के अंदर मज़ीद तहकीकात करने के लिए मांगे गए हैं। ये हैं मार्केट्स के कुछ एजेंट्स। इनमें कुछ लोग गुमनाम हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आपको सामने नज़र आते हैं। ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जिस माफिया को उन्होंने हाथ डाला है उसके खिलाफ सबूत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर तो उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इस माफिया को पकड़ना है तो ये सिर्फ चीनी का और आटे का स्कैंडल नहीं होगा। ये लोग हर आने वाली सब्ज़ी में, हर आने वाली अजनास के अंदर, चाहे वो चावल हो, आटा हो, चाहे उसके अंदर दालें हों, चाहे उसके अंदर सब्जियां हों, आलू हों, ये हर चीज़ के अंदर अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा निकालते हैं। इसी माफिया की वजह से पाकिस्तान का किसान पिसरा है और इसी माफिया की वजह से पाकिस्तान के लोग चीज़ों को महंगा खरीदने पर मजबूर हैं। अगर इमरान खान साहब ने इन पे हाथ डाल दिया है और पक्का हाथ डाल दिया है तो ये स्कैंडल पाकिस्तान की अब तक की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल हो सकता है। लेकिन इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। वजह यह है कि ये लोग बैंकों में और अकाउंटों में डील नहीं करते, ये लोग पर्चियों में और कैश में डील करते हैं। आपको टीटी बॉयज़ याद होंगे जो बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लेकर निकलते थे और फिर वो पैसा पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्डर किया जाता था। ये PMLN के साथ ये स्टोरी जोड़ी गई। उसके बाद पीपल्स पार्टी के आपको फेक अकाउंट्स की कहानियाँ आपको पता है। तो ये उस तरह की कहानी है। इस तरह के बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे और ये लिंक आपका बनता चला जाएगा। बहुत सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्डर हुआ है। बेशुमार लोगों ने अपने इतने असासे बनाए हैं जिनके लिए उनके पास कोई ज़राए आमदन नहीं है साबित करने के लिए। अब अगर इसको खोलते जाएंगे तो ये खुलता जाएगा और ये इतना बड़ा स्कैंडल बनेगा कि इसके अंदर हज़ारों लोगों का एक नेक्सस साबित होगा। अगर खान साहब ने बड़े बड़े 2 दर्जन लोग इसके अंदर पकड़ लिए और पकड़ के उनको कानून की गिरफ्त में ले आए तो पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ा भला हो जाएगा और ये पाकिस्तान की तारीख का, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़बानी कलामी नहीं दे रहा, मैं बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो जहाँ तक पहुँची है, मैंने सोर्सेज से खबर निकाली है। अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको कुछ क्लूज़ मिले हैं, लेकिन मामला फिर वही है कि ये लोग अकाउंटों में और कैश में डील नहीं करते, ये लोग अकाउंटों में और बैंकों में डील नहीं करते, ये लोग डील करते हैं कैश में, पर्चियों पे और क्रेडिट पे। और इनका एक अपना तरीक़ाकार है, इनके अपने एक खुदकार किस्म के बैंक बने हुए हैं और ये चीनी, चावल, आटा, गंदम, ये इन सब चीज़ों के ऊपर एक जुआ खेलते हैं। ये लोग करते क्या हैं? ये बैंकों में डील नहीं करते, ये अकाउंट्स के अंदर डील नहीं करते जिसको आप फॉरेंसिकली जाके चेक कर लेंगे, बैंकों का रिकॉर्ड आप निकाल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग पर्चियों के ऊपर डील करते हैं। ये करोड़ों रुपए का कारोबार हाथ की लिखी हुई पर्ची के ऊपर करते हैं और उसके ऊपर इनका क्रेडिट का पूरा एक धंधा चलता है। इस धंधे के अंदर मिल मालिकान भी शामिल हैं, मार्केट के एजेंट भी शामिल हैं, जो लोग ज़खीरा अंदोज़ है वो भी शामिल हैं, जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए वो भी शामिल हैं और कुछ हुकूमत के अंदर और ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग भी शामिल हैं। लेकिन अब तलाश इस बात की है कि किस किस की जेब में कितना पैसा गया। तो उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो यह है कि इस मार्केट फैक्टर को समझने के लिए आपके पास इन महकमों में जो ये इंक्वायरी कर रहे हैं कोई टेक्निकल स्टाफ है ही नहीं। ये सारे बैंकों को देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इन चीज़ों को तो देख सकते हैं, लेकिन इनके पास मार्केट का एनालिसिस करने के लिए कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये उसके माहिर नहीं है। तो अभी इनको वो लोग चाहिए जो मार्केट के फैक्टर्स को देखें और आके इस बात का फैसला करें कि ये बहरान मसनूई था, बनाया गया था और किसका कितना रोल था और किसकी जेब में कितना पैसा गया है। तो ये अगर आप इंक्वायरी शुरू करेंगे तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि एक आदमी जो साइकिल पे आता था उसके पास आज अरबों रुपए की जायदाद कैसे बनी। आप उससे ये सवाल पूछेंगे, वो आपको बता नहीं पाएगा। तो ये केस दोबारा से, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत सारे केसेस दोबारा से बन जाएंगे कि आमदन से ज़्यादा आपके पास ज़राए कैसे पैदा हुए। तो इस किस्म के केसेस बनेंगे। इनको नैब डील कर सकती है, इनको FIA डील कर सकती है, लेकिन जल्दी इसमें कुछ नहीं होना। जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फटाफट हो जाएगा,
वो खातिर जमा रखें कि अभी ये 3 हफ्ते के बाद भी जो रिपोर्ट अगर कोई आई भी तो वो ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर बड़ा क्लियरली 2, 4, 5, 10 लोगों के नाम आ जाएं और वो लोग फंस जाएं। ऐसा नहीं होगा। फर्दर इसकी इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ेगी, अब तक जो मेरे पास इत्तलात हैं उनके मुताबिक। और अगर मार्केटों के अंदर इन लोगों को काबू करना है तो हुकूमत को एक बड़ा एक्शन करना पड़ेगा और इसके अंदर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करने पड़ेंगे और कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके आप काबू कर पाएंगे। पाकिस्तान के कानून में और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इन लोगों के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें ये सारे लोग फंस जाएं। ये तो बात है जी बड़ी क्लियर। जैसे जैसे इमरान खान साहब की बनाई हुई ये टीम अपनी इंक्वायरी में आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे खुरे निकल रहे हैं नए से नए घरों के। इमरान खान साहब की वफाकी काबीना में बैठे हुए लोग, जिनमें से कुछ को आप जानते हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप नहीं जानते, वो भी इसकी लपेट में आएंगे। नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की काबीना, इवन मुशर्रफ साहब की काबीना, ये पिछली 3-4 हुकूमतों के अंदर जितनी कैबिनेट्स बनी हैं उन तमाम कैबिनेट्स के अंदर बैठे हुए लोग इसकी गिरफ्त में आएंगे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको इंक्वायर किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको ढूंढा जा रहा है, बहुत सारे लोगों के असासे चेक किए जा रहे हैं। तो ये काम हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अभी भी कुछ जगह पे ऊपर एक्सपर्टीज़ दरकार हैं और आने वाले दिन में वो एक्सपर्ट्स शायद इस टीम के अंदर शामिल किए जाएंगे, शायद अनाउंस करके किए जाएं, शायद वैसे ही उनकी खिदमत ली जाएं। अब ये जो चीनी की कीमत बढ़ती है, इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारियां किस पे आयद होती हैं? ये जिम्मेदारियां भी आने वाले दिनों में फिक्स होंगी। इसमें वजारत खुराक रिस्पॉन्सिबल होती है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां आपकी जो हैं वो, आपके जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो, आपकी जो ज़िलेई और सूबाई हुकूमतें हैं वो इसमें बराह रास्त जिम्मेदार होती हैं कि किस तरह से कोई लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीज़ों की कीमत में इजाफा कर सकते हैं। और इसमें यह ढूंढना बहुत मुश्किल है कि किस किस की जेब में कितना कितना काला धन गया है जो आवाम से इन्होंने लूटा है। ये है वो असल चैलेंज। अगर वज़ीर आज़म साहब की बनाई हुई ये टीम इस चैलेंज पे पूरा उतर गई और उन्होंने ढूंढ लिया कि किस किस की जेब में कितना पैसा गया है और ये नेक्सस तोड़ दिया, तो शायद ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। अब तक इसमें अकाउंटों की डिटेल सामने नहीं आ सकी, फर्मों को चेक किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने खाते तकरीबन क्लियर रखे हुए हैं, वो शायद इसमें से निकल जाएंगे, ज़्यादा चांसेस ये हैं। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और बहुत सारे लोगों तक इसका दायरा बढ़ाया गया तो इसमें सियासतदान भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे और कुछ बड़े तगड़े ऐसे लोग जिनका आज तक पाकिस्तान में नाम लेते हुए लोग डरते हैं, वो भी सामने आ जाएंगे, जिनसे ये अपने हक में चीज़ें करवा लेते हैं इस किस्म के माफियाज। तो ये पूरा एक माफिया है। अब इस पे इमरान खान साहब कितना तगड़ा हाथ डाल सकते हैं? उन्होंने टाइम तो मांगा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये टाइम भी अभी कम है। 3 हफ्ते के बाद सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब तक की जो डेवलपमेंट थी वो मैंने आपके सामने रख दी है कि इसमें फ़िक्स कौन कौन होने जा रहा है और किस तरह फ़िक्स हो रहा है। अब इसमें खाली जहांगीर तरीन को आप रख के नहीं देख सकते, आपको भी बहुत सारे और करैक्टर नज़र आएंगे। इसमें शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मिले हैं उनके हवाले से भी आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाले दिनों में मिलेंगी और वो आपको एक नई हैरत के जो है वो समंदर में ले जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो है वो गवर्नर सिंध को भी कोरोना वायरस हो गया है। इमरान इस्माइल जो है वो बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं और वो बाज नहीं आ रहे थे, तो ये वायरस है, ये किसी को भी लग सकता है। तो उन्होंने जिस किस्म की एक्टिविटीज़ की उसका नतीजा ये है कि अब उनको भी कोरोना वायरस हो गया है। सिंध हुकूमत उनको मना कर रही थी, वो समझ रहे थे ये सियासत है और अब वो इस वायरस का शिकार हो गए। हमारी दुआ है, वो हमारे दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो वापस मुतहर्रिक होकर अपना काम कर सकें। लेकिन उन पे पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत तनकीद भी कर रही थी कि गवर्नर साहब बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हैं और गवर्नर साहब ये समझ रहे थे कि मुझे अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं क्यों चीज़ों से अलग थलग रहूँ, मुझे मुलाकातें करनी चाहिए। तो गवर्नर साहब ने ताजरों से भी मुलाकातें की, पॉलिटिकल लोगों से भी मुलाकातें की, कई इलाकों के दौरे भी किए और उस पर शिकायत की सिंध गवर्नमेंट ने कि वो कॉन्वेज लेके या लोगों को लेकर जा रहे हैं। उनकी कुछ तस्वीरें वायरल की गई कि वो इकट्ठे सीढ़ियों में खड़े हैं या कहीं पे बैठे हैं, तो जमघट्टा बना के प्रेस टॉक कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो गवर्नर साहब ने उसका ख्याल नहीं रखा और उसी की वजह से गवर्नर साहब का जब टेस्ट किया गया बाद में तो उनका पॉजिटिव आ गया। तो गवर्नर साहब अगर नहीं बच सकते तो फिर कौन बच सकता है, अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लिहाजा गवर्नर साहब के मामले से हमें सबक मिलता है
कि कम से कम उनकी तरह हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, ख्याल ज़रूर रखना चाहिए।